नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही, साथ ही आपके लिए हम इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ शो में होंगे। मनोज कुमार जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से, भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, साथ ही नरेंद्र तनेजा साहब होंगे जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट, जिनसे हम क्रूड मार्केट की राय जानना चाहेंगे। लेकिन फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो कल जबरदस्त तेजी दिखी, 58,600 के ऊपर भी भाव चला गया था। इंट्राडे में रिकॉर्ड से सिर्फ 200 रुपए ही दूर कल सोना रह गया था, लेकिन आज मुनाफा वसूली हावी है। आज 400 रुपए तक की गिरावट एमसीएक्स गोल्ड में दिख रही है। चांदी की बात करें तो यहां कल शाम के सत्र में ही ऊपरी स्तरों से बिकवाली शुरू हो गई थी और वही गिरावट आज भी यहां पर दिख रही है। अब मुनाफा वसूली का शिकार चांदी हो रही है। चांदी अब 67,000 के नीचे आ चुकी है। क्रूड की बात करें तो कल भारी बिकवाली, 6% से ज्यादा की गिरावट हमने एमसीएक्स क्रूड में देखा था। ब्रेंट क्रूड भी 5% से ज्यादा टूट गया था, लेकिन आज यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। 1% तक की गिरावट यहां 1% की तेजी यहां पर दिख रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर भी 2% तक की मजबूती है। 208 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। बेस मेटल्स में हालांकि ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। जितने भी इकोनॉमिक सेंसिटिव मेटल्स है उसमें दबाव ही दिख रहा है। कॉपर 753 के आसपास, जिंक में भी आधे % तक की कमजोरी दिख रही है। एग्री मार्केट की बात कर रहे हैं तो एग्री मार्केट में कैस्टर जहां पर 1.5% तक की आज गिरावट है। एनसीडीएक्स पर 6,500 रुपए के आसपास। ग्वार गम पूरे ही एग्री सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरने वाला कमोडिटी में शामिल है। आज 4% की तेज गिरावट यहां पे दिख रही है। 11,300 रुपए के नीचे आ गया। जिस तरह से एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर चिंता बढ़ी है क्रूड में गिरावट के साथ, ऐसे में ग्वार गम पर उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। ग्वार सीड पर भी दबाव है। हल्दी, धनिया और जीरे, हल्दी में करीब करीब 1% की गिरावट है, 6,700 रुपए के आसपास। धनिया भी आधा % कमजोर है, 6,850 रुपए पर। और जीरे में हल्की गिरावट दिख रही है, 31,900 रुपए के नीचे यहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि कल जिस तरह की रैली दिखी थी उसके बाद अब इसमें क्या करना चाहिए। मनोज जी, गोल्ड को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्या अब मौका खत्म हो गया है? जिस तरह की तेजी अचानक से आई थी सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के बाद, अब अलग अलग बैंकों को लेकर भी ये संकट बना है। क्या लग रहा है इस संकट में गोल्ड की चाल, जो तेजी की चाल है, वो बनी रहेगी या अब मुनाफा वसूली दिखेगी, कमजोरी का ट्रेंड आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? नमस्कार शुमोन जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस की शुरुआत हुई, हमने देखा कि वो यूरोप में भी आता हुआ नजर आया। और कल जिस तरह से क्रेडिट स्विस में हमने गिरावट आते हुए देखी थी और बाकी बैंक्स में भी दबाव था, तो फिर एक बार यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है वो सोने की बढ़ती हुई नजर आई है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कल 5 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचती थी। वहीं भारतीय बाजारों में हम जो लाइफ टाइम हाइज है उसके करीब पहुंचते हुए नजर आए। तो अभी जिस तरह का ग्लोबल जो सिनारियो है और जो फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो सेफ हेवन बाइंग है सोने की वो बरकरार रहेगी। तो अभी मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव ही बना हुआ है। हालांकि हमने एक स्ट्रेट रन अप देखा है पिछले एक सप्ताह में। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो लगभग 4,000 रुपए की तेजी देखी है। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल अभी भी यहाँ पॉजिटिव ही है। 1884 जो है वो कॉमेक्स पर अब अच्छा सपोर्ट होगा। भारतीय बाजारों में 57,500 पर मजबूत सपोर्ट जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर डिप्स मिलता है तो बाय की स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए। जब तक सोना अब $1,850 के ऊपर है, यहाँ पे मजबूती बरकरार रहेगी और 1950 से 1970 डॉलर के जो स्तर हैं वो कॉमेक्स में फिर एक बार देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 59,000 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो गिरावट में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए, शॉर्ट सेल यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। गोल्ड में गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और शुरुआती जो गिरावट थी वो कम भी होती जा रही है। गोल्ड में देखिए सिर्फ 200 रुपए की गिरावट थी शुरुआती कारोबार में, 400 से 500 रुपए तक की गिरावट गोल्ड में दिख रही थी। तो रिकवरी है, तो गिरावट में आपको खरीदारी का मौका देखना चाहिए, ऐसा मनोज जी मानते हैं। भाविक आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले कच्चे तेल की चाल देख लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल में कल जबरदस्त गिरावट दिखी थी। 6% से ज्यादा दाम टूट गए थे और करीब करीब 15 महीने के निचले स्तर पर भाव आ चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल की गिरावट, क्या ये और बढ़ेगी या अब यहां से रिकवरी आएगी? बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है।
बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम गिरावट देख रहे हैं। एक तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री में इस समय थोड़ा सा भूकंप चल रहा है। उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर के तेल का जो बाजार है, ऑयल मार्केट थोड़ा सा जो है वो आशंकित हो गए हैं और उनका रिएक्शन जो है जिसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे जा रही हैं। दूसरा, जो ईरान सऊदी अरब के बीच में जो अभी एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर के तेल बाजार को लग रहा है शायद ईरान का तेल जो है वो सऊदी अरब के मार्फत या सऊदी अरब की उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पॉट मार्केट में आ जाएगा। अर्थात ये कि सप्लाई साइड जो है वो बढ़ जाएगी, जबकि डिमांड में अभी कोई ऐसी खास बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। तीसरा, चीन को लेकर के ये कि भाई जितना लोग सोच रहे थे कि चीन से एकदम डिमांड बढ़ जाएगी, हालांकि चीन ने अपने दरवाजे खोले हैं, वहाँ टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए हैं, भारत के तमाम टूरिस्ट भी कल वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार ये मान रहा है कि अभी वो आश्वस्त नहीं है कि चीन की जो डिमांड अभी आने वाले जो 2-3-4 महीने में बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, हाइपर सेंसिटिव होती हैं और बहुत जल्दी जो है वो थोड़ा सा उनकी आशंका जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल में कोई बड़ा परिवर्तन आ गया है, बल्कि अमेरिका में शेल रिवोल्यूशन जो है, शेल ऑयल का वो कमजोर पड़ा है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में तेल की कमी होने वाली है, मतलब सप्लाई उतनी नहीं होगी जितनी डिमांड होगी। तो इसलिए अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेते हैं तो हो सकता है तेल अभी और नीचे चला जाए, $5 अभी और नीचे जा सकता है, 6 भी जा सकता है, 65 भी टच कर सकता है, लेकिन वहां वो टिकेगा नहीं। वो वापस जो है वो कुल मिलाकर के अगर आप औसत लेकर के चलते हैं और आप थोड़ा सा मीडियम टर्म लेके चल रहे हैं, जैसे 3 से 4 महीने या 5 महीने, तो एवरेज जो है वो $80 पर बैरल निकलेगा ब्रेंट का। ये हो सकता है बीच में 90 भी पहुंच जाए और ये भी हो सकता है बीच में जो है वो 65 भी पहुंच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो वहां पे बहुत ज्यादा नीचे टिकेगा, या अगर बहुत ऊपर चला जाए वहां भी टिकेगा। $100 की लोग बात तो कब कोई करता ही नहीं है। इसलिए $80 वो है जिसमें कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर्स हैं, ग्लोबल इकोनॉमी है, वेस्टर्न इकोनॉमी जो रिसेशन में चल रही है, उन सबको 80 वर्कआउट होता है। सस्ता तेल होता है तो पश्चिम की अर्थव्यवस्थाएं जो जो इस समय जो है वो मंदी से लड़ रहे हैं, उनके लिए वो फेवरेबल होता है। अब जैसे अमेरिका में एक तरफ तो भूकंप बैंकिंग व्यवस्था को लेकर, दूसरी तरफ अगर तेल सस्ता होता है तो उनकी अर्थव्यवस्था को उससे मदद मिलती है, वो रिसेशन से जल्दी बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि तेल बहुत बड़ा फैक्टर है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के ये तेल की जगत में आप इतिहास उठा के 150 साल का देखिए, इस तरह के उतार चढ़ाव बहुत तेजी से बहुत तेजी से बिल्कुल ज्वार भाटा की तरफ चलता है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई इंडिकेशन है कोई फंडामेंटल चेंज हो गया, कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं। अभी और नीचे जा सकता है $5, $60, लेकिन वापस जो एवरेज जो निकल के आएगा, अगर आप एवरेज लेके चलते हैं, वो $80 के आसपास होगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया या सप्लाई की कोई बड़ी कंसर्न आ गई है या कोई मैसिव डिस्ट्रप्शन हो रहा है डिमांड साइड में, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारे इंटरप्रिटेशन है और एंग्जाइटीज है। जैसे ये थोड़ा समझ जाएगी तो कीमतें जो हैं वो वापस अपनी पटरी पे आएंगी। ओके, तनेजा जी, अब मेरा एक सवाल था, क्या अगर इस तरह की गिरावट आएगी तो ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन कटौती तो नहीं आगे और भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओपेक बिल्कुल स्पष्ट है इस चीज को लेकर के कि $80 पर बैरल से नीचे कुछ भी होगा तो वो कटौती करेंगे, और इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं बिना ओपेक में जाए। जैसे सऊदी अरब बिना किसी से पूछे कर देता है, इराक भी कर सकता है, कुवैत भी कर सकता है। और $80 से नीचे जो उनका ये मानना है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था वर्कआउट नहीं हो, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट यूएई कर रहा है, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कर रहा है, अगर $80 से नीचे होगा तो उनके सारे जो प्रोजेक्ट हैं अपने जो उनके मॉडर्नाइजेशन के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, सब धराशायी हो जाएंगे और वहां पे आंतरिक कलह हो जाएगी, सामाजिक जो है वो जो है अशांति हो जाएगी। $80 से नीचे जाता है तो ओपेक समूह के रूप से या इंडिविजुअल कंट्रीज वो प्रोडक्शन कट करेंगे और रूस को भी उसके लिए राजी करेंगे, क्योंकि ओपेक प्लस रशिया बहुत बड़ा जो है वो मजबूत ब्लॉक बनता है। $80 से कुछ भी होगा तो ये लोग इंटरफेयर करेंगे। हो सकता है अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन प्रोडक्शन कट शुरू हो जाएगा। शुक्रिया तनेजा साहब, आपने तमाम एंगल समझाए कि क्या कुछ हो सकता है बाजार में। अगर भाव ज्यादा समय तक $80 के नीचे रहेंगे तो डेफिनेटली ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन की कटौती हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज तनेजा जी को यही लगता है कि $80 के आसपास क्रूड रहेगा। हो सकता है कि खबरों की वजह से थोड़ी और गिरावट आ जाए, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना तो अब यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब आगे बढ़ते हैं। मनोज जी, अगर किसी को कच्चे तेल में अगर आज ट्रेड करना हो तो क्या सलाह होगी? ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है, दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं, ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए? अच्छे तेल में हमारा मानना है कि अभी ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन कल हमने बड़ी गिरावट देखी थी और पिछले 2 सेशन में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली है।
तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नकारात्मक ही यहाँ नजर आ रहा है। अगर उछाल आता है 5800 के आसपास तक एमसीएक्स मार्च वायदा में, तो फिर वहां बिकवाली करके चले 5970 के स्टॉप लॉस से, नीचे में लक्ष्य 5500 तक का लेकर के चल सकते हैं। क्रूड बेचने की सलाह 5800 में, 5500 के टारगेट के लिए। भाविक, कच्चे तेल को लेकर आपकी सलाह क्या है? गुड मॉर्निंग विशुमोहन जी। देखिए, हमने 2 दिन में अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आज के दिन जो है वो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, क्योंकि जो सेलिंग है वो थोड़ा ओवरडन हो चुका है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ से तो नया शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मे बी यहाँ से 100 पॉइंट अप जाता है तो वहां से बिकवाली करनी चाहिए, बट यहाँ से एक 100 पॉइंट साइड की भी एक रैली आ सकती है, तो आई थिंक इंट्राडे वो भी प्ले करना चाहिए। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो करंट मार्केट प्राइस से ही मैं बोलूंगा कि बाय कर सकते हैं 5570 के स्टॉप से, और टारगेट रख सकते हैं 5730। ये आज के दिन का इंट्राडे ही है, क्योंकि पोजिशनली अभी भी मुझे नहीं लग रहा है लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, बट हाँ आज थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, तो वो इंट्राडे ट्रेडर्स प्ले आउट कर सकते हैं। मनोज जी, नेचुरल गैस, क्या यहाँ पर कल तो नेचुरल गैस में काफी गिरावट दिखी थी, आज लेकिन हल्की तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है यहाँ पर? सस्टेनेबल नहीं दिख रही है विश्वमोहन जी। यहाँ पे 222 जो है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जब तक वो लेवल्स पार नहीं होते हैं यहाँ पे बड़ी बढ़त की संभावना नहीं है। एक दायरे में हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस बना हुआ है, 197 नीचे का स्तर है, 220 ऊपर का है, तो दायरे में प्ले कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी बढ़त की गुंजाइश यहाँ नजर नहीं आ रही। अब चांदी की बात कर लेते हैं। मनोज जी, चांदी को लेकर क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? चांदी हालांकि बहुत ज्यादा तेजी शुरुआत में तो आई थी, लेकिन कल शाम के सत्र में ऊपरी लेवल से अगर आप देखें तो काफी नीचे भी आ गई थी, और वो कमजोरी आज भी दिख रही है। क्या चांदी की तेजी आपको टिकाऊ दिख रही है क्या? सिल्वर में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी थी और निचले स्तरों से अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे देखने को मिली है इस सप्ताह में। कल कीमतें 68,500 के ऊपर भी जाती हुई नजर आई थी, और अभी थोड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से गोल्ड में मजबूती बनी हुई है, तो वो सिल्वर को सपोर्ट करती रहेगी। 66,800 के स्तर पर यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी। फिर से कीमतें एक बार 68,000 के जो स्तर है वो दिखा सकती है। स्टॉप लॉस जो है वो 65,800 का रखना चाहिए। बाइंग यहाँ पे 66,800 से 66,500 के दायरे में करके चलना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या? ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है आज? आई थिंक गोल्ड का ज्यादा प्रेफर करूंगा सिल्वर के कंपैरेटिवली, क्योंकि सिल्वर में ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और गोल्ड में भी अगर देखें तो आई थिंक जब तक 1880 के नीचे नहीं जाता तब तक बाय में ही बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखें तो रिस्क ऑन सेंटीमेंट चल रहा है। तो आगे जाके भी आई थिंक जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड में हम भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो आज के दिन अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है अराउंड 57,450, तो बाय कर सकते हैं 57,300 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 58,100 का। इतनी गिरावट की संभावना तो भाविक सोने की चाल देखकर कम लग रही है। अब देखिए 58,100 रुपए के ऊपर जा चुका है, अब हल्की गिरावट है, आधे % से भी कम की गिरावट अब गोल्ड में दिख रही है। चलिए बेस मेटल्स की चाल देख लेता हूं। बेस मेटल्स का भी ट्रेंड कमजोरी दिख रहा है। मनोज जी, बेस मेटल्स में अगर किसी को ट्रेड करना हो, अगर किसी को कुछ बेचना हो, तो क्या पसंद आ रहा है आज आपको? ट्रेंड ओवरऑल वीक ही है, और अगर हम कॉपर की बात करें तो एलएमई पे जो है $8,840 के रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कॉपर टिक नहीं पा रहा है, और वहां से बार बार जो हम प्रेशर कीमतों में आते हुए देख रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी 760-62 के जो स्तर है वो एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गए हैं, और वो स्तर से बार बार यहाँ सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी कीमतें लगभग 752 के आसपास बनी हुई है। अगर यहाँ थोड़ा उछाल आता है 756-58 के दायरे में, तो फिर से एक बार बिकवाली कर सकते हैं 764 के स्टॉप लॉस से, नीचे में 748 745 तक के लक्ष्य यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं। टाइपो एरर आपको बता सकता हूँ, ये क्रूड नहीं कॉपर की कॉल है। 758 रुपए पे बेचना है, 748 रुपए के टारगेट के लिए 764 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ कॉपर बेचने की सलाह मनोज जी की तरफ से यहाँ पर आ रही है। भाविक, आप क्या बेचना पसंद करेंगे बेस मेटल्स में आज? मुझे जिंक ज्यादा बेहतर लग रहा है सेलिंग प्रेशर के लिए। आई थिंक अभी अगर बेस मेटल देखें तो क्लियरली ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से ही लिंक्ड है, कि जहाँ पे डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है तो बाकी सारे रिस्क ऑन सेंटीमेंट है उसमें हम सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकते हैं, एक्सेप्ट गोल्ड जो एक सेफ हेवन एसेट है। तो अभी मुझे लग रहा है कि बेस मेटल जो है वो थोड़ा बहुत जो करेक्शन है वो बरकरार रहेगा जब तक एटलीस्ट डॉलर इंडेक्स वीक नहीं होती। जिंक में देखें तो लगातार 272 से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और जो उसका 262 का एक रेजिस्टेंस था और जो सपोर्ट है
वो ब्रेक हो चुका है। तो आई थिंक अभी 262 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक बेच के ही चलना चाहिए। इंट्राडे अभी भी 256 के करीब आता है तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 253 से 252 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 258 का। निकल के आ रही बेस मेटल्स में जिंक और कॉपर। कॉपर बेचने की सलाह मनोज जी की तरफ से, जिंक बेचने की सलाह है भाभी की तरफ से। अब ग्वार गम और ग्वार सीड की चाल देख लेते हैं। ग्वार गम जबरदस्त गिरावट है, कच्चे तेल में गिरावट का असर यहां पर दिख रहा है, एक्सपोर्ट डिमांड की चिंता यहां पर हावी हो रही है। मनोज जी, ग्वार गम को लेकर क्या लग रहा है? 4% नीचे है, क्या लग रहा है और गिरावट बढ़ेगी क्या? अप्रैल वायदा यहाँ पे 11,650 के आसपास ट्रेड हो रहा है विश्व मोहन जी। अगर यहाँ थोड़ी सी रिकवरी आती 11,750 11,800 तो फिर बिकवाली करके चलना चाहिए 12,020 के स्टॉप लॉस से। नीचे में लक्ष्य जो लगा सकते हैं वो 11,500 11,450 के आसपास का रख सकते हैं। ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है। भाभी, आप क्या सलाह देंगे ग्वार सीड और ग्वार गम के जो ट्रेडर्स हैं उनको? मैं बेचने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी अगर देखें तो जिस हिसाब से कच्चे तेल में गिरावट आई है तो एक्सपोर्ट जो है वो आई थिंक थोड़ा टेम्पर हो सकता है। तो उसकी वजह से प्राइसेस अगर हम देखें तो वीक दिख रहा है। तो गोवा से जो अप्रैल वायदा है वो अराउंड 5600 आती है, तो मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा 5520 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5660 का। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 5450 के करीब एक बार जो ये सेलिंग प्रेशर है वो सबसाइड हो सकता है, तो वहां से एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। बट इंट्राडे शॉर्ट की मैं रिकमेंडेशन करूंगा। शॉर्ट की ही सलाह यहाँ पर ग्वार सीड में भी है। 5,600 के लेवल पे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। अतुल चतुर्वेदी साहब हैं, चेयरमैन है एशिया पाम ऑयल अलायंस के, और साथ ही एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्री रेणुका शुगर के। तो सबसे पहले पाम तेल पर बात कर लेते हैं। अतुल जी, क्या लग रहा है, पाम तेल में भी ग्लोबल डिमांड की चिंता यहाँ पर भी हावी हो रही है और आज 2% से ज्यादा टूट चुके हैं। हफ्ते भर में देखें तो 6.5% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि रिकॉर्ड इंपोर्ट के बाद भारत में भी फरवरी के महीने में इंपोर्ट कम हुआ है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी पाम तेल में आगे? नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर आज की तारीख में देखिए जितने बाजार डूब रहे हैं ना, वो डिमांड सप्लाई के कारण नहीं डूब रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इश्यूज के कारण ज्यादा डूब रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रखी है। एंड सेकेंडली, हिंदुस्तान ने जरूरत से ज्यादा पाम ऑयल दिसंबर और जनवरी में इंपोर्ट किया, तो मैं समझता हूँ उसका ओवरहैंग भी हिंदुस्तान के अंदर है। और इसके अलावा मस्टर्ड की अपनी क्रॉप काफी अच्छी है, सोयाबीन जो दबा हुआ था वो भी बाहर निकल के आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मैं समझता हूँ ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाजारों को मंदी में। हम लोग अभी लास्ट वीक मलेशिया में थे, तो वहां पे जितने भी एनालिस्ट थे जरूरत से ज्यादा कंफ्यूजन उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था। कुछ एनालिस्ट का कहना था कि 5,000 रिंगिट हो जाएगा KLC, और कुछ का कहना था 3200 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ऊपर का लेवल अब ग्रेजुअली बाजार छोड़ रहे हैं, वेदर वो पाम ऑयल हो या सोयाबीन ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो। तो डिमांड भी रिलेटिवली इंटरनेशनली म्यूटेड है। तो ये सारे फैक्टर्स मैं समझता हूँ बाजारों को अभी उठने में थोड़ा तकलीफ देंगे। चतुर्वेदी जी, अब सरसों में जिस तरह की गिरावट दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये गिरावट थमेगी? एक तो अराइवल का प्रेशर है, ऊपर से आप कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत ज्यादा है। नवंबर से जनवरी के दौरान जिस तरह से इंपोर्ट हुए थे, और हालांकि फरवरी में कम भले ही हुए हों, लेकिन 3 महीने का जो स्टॉक पाइलअप है, ऐसे में सरसों की गिरावट थमेगी? नहीं, सरसों की गिरावट अभी तो मैं समझता हूँ थमना थोड़ा मुश्किल होगा। हम लोग तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि बड़ी मुश्किलों से तो आज मस्टर्ड का जो फार्मर है वो इंटरेस्टेड हुआ है मस्टर्ड का रकबा बढ़ाने में, और अगर इस समय आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिफेंड नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो जरूरत से ज्यादा वो होगा, हतोत्साहित होगा। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नैफेड को इमीडिएटली आप एक्टिवेट कीजिए, और मैं समझता हूँ शायद गवर्नमेंट करने भी जा रही है। तो वो करेगी, अगर नैफेड खरीदी चालू कर देगी MSP के ऊपर, तो उससे बाजारों को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और गवर्नमेंट को भी एक बफर स्टॉक मिल जाएगा। तो कल को जब बाजार तेज होते हैं तो उस समय गवर्नमेंट उसको रिलीज कर सकती है। सेकेंडली, एक सजेशन हम लोग बहुत मर्तबा से दे रहे हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी हम लोगों की कहते हैं कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, पर कोई लॉजिक नहीं दिखाई देती कि हम लोग
पामोलिन जो रिफाइंड पाम है उसका इंपोर्ट बेइंतहा परमिट कर देंगे। आज 25-30% के लेवल पे उसका इंपोर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली अपने यहाँ की रिफाइनिंग इंडस्ट्री तकलीफ पा रही है। तो वो भी हम लोगों के गवर्नमेंट से इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट पामोलिन के इंपोर्ट को आप या तो रेस्ट्रिक्ट करिए या मिनिमम उस पर 20% का वो लगाइए, क्या नाम, ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, जिससे कि उसका इंपोर्ट थोड़ा थमे। तो ये सारे एक्शन ड्यूटी अगर ज्यादा लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा फिर बांग्लादेश और नेपाल के जरिए तो इंपोर्ट फिर बढ़ेगा ही। इससे अच्छा तो एग्री सेस लगाना ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का सजेशन है कि आप उसको, वो एक उनका गवर्नमेंट का वो है कुछ लेवी करके वो लगाइए, तो वो उसमें छूट नहीं मिलती है ये सार कंट्रीज को, सेस लगाने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, वो लोगों ने सजेशन दिया है। वक्त कम है, एक और सवाल आपसे पूछना था शुगर को लेकर। क्रूड के साथ साथ शुगर के दाम भी गिरने शुरू हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब ब्लेंडिंग पर फोकस कम होगा। क्या लग रहा है शुगर को लेकर, शुगर सेक्टर को लेकर क्या आउटलुक है आपका? शुगर सेक्टर, देखिए हिंदुस्तान का शुगर सेक्टर, डोमेस्टिक शुगर सेक्टर तो लार्जली इंसुलेटेड है इंटरनेशनल इश्यूज से। तो बाजार वैसे भी हिंदुस्तान को जितना एक्सपोर्ट करना था वो प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के सौदे हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ इस मार्च के अंत तक का 6 मिलियन टन के सामने 4.5 मिलियन टन तक के आसपास का हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो चुका होगा। तो हिंदुस्तान को इंटरनेशनल मार्केट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट डोमेस्टिकली मैं समझता हूँ बाजार थोड़े रिलेटिवली स्ट्रांग रहेंगे। और एथेनॉल की डिमांड तो कहीं गई नहीं है, एथेनॉल की डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो एथेनॉल शुगर सेक्टर अभी थोड़ा स्वीट स्पॉट में है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है इस मेल्टडाउन से भी। ओके, यानी घरेलू बाजार में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, और ये जो गिरावट भी है वो टेम्पररी दिख रही है, और ओवरऑल डेफिसिट की स्थिति तो ग्लोबल मार्केट में भी है। शुक्रिया अतुल सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भाविक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद